Wah wah wah. Wah wah wah. Wah wah wah. Okay. There was a day I remember with Wang. You remember that date? Okay, now this is Wang Wang Wang. What a tolerance being shown from my side, your side, my side. आजकल आप लोगों की कितनी डिमांड हुई हुई है, हर टीचर जो है वो आपको बुला रहा होता है. रियली प्रिविलेज्ड पीपल हैं आप लोग. और 3 दिन बाद 4 दिन बाद किसी ने लिफ्ट नहीं कहा. अच्छा, बुकिंग हुई हुई है. अच्छा जी, पेज नंबर 397 पे आ जाएं. पेज नंबर 397. पहले एक सवाल देख लें. Question number 9. Question number 6. What do you understand by the term definite information? Page number 405. नोमानी भाई कल वाला पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो काफ़ी डेट्स हमने रिवाइज की थी. लेट के लिया था, नोमानी ले लिया था. नोमानी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड फाइल्ड देयर रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ईयर एंडेड 30 जून 2007 ऑन 31 दिसंबर 2007. अच्छा भाई, याद रखिएगा जिन कंपनीज का ईयर एंड फॉल करता है ना जनवरी से लेके जून तक, तो उन्होंने अपनी रिटर्न जो है वो जमा करवानी होती है दिसंबर में. ठीक है ना, चुप रहे ना, मुझे पता है आपको पता है और आपको भी पता है मुझे पता है. तो उन्होंने अपनी रिटर्न जमा करानी होती है दिसंबर में. 15 जनवरी 2009 को ऑफिसर इशूड अ शो कॉज नोटिस, नहीं, नो शो कॉज नोटिस नहीं, ऑफिसर इशूड अ नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू फाइल एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. 15 जनवरी 9 को नोटिस आया कि तुम अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड जमा करवाओ. ये नोटिस आया 15 जनवरी 9 को. The officer has also identified certain errors in the return and show his intention to amend the assessment. जल्दी करें ना, कहीं ऐसी जगह बैठा करें जहां सबको उठाना पड़े. ये तीसरी चौथी रो में जगह खाली है, जल्दी पूरे क्लास का टाइम. The officer has also identified certain errors in the return and has shown his intention to amend the assessment. चलो ये तो हो गया ना सेक्शन 122, इसकी तो बात अभी नहीं करा. उसने अपनी इंटेंशन शो की है कि मैं अमेंड करना चाहता हूँ, फिर शो कॉज नोटिस भेज देना, फिर ऑडिट करना, शो कॉज नोटिस भेजना और वो सारा कर देना. कब रिटर्न नामुकम्मल समझी जाती है? ये तो बड़ी आसान सी बात है. रिटर्न कब नामुकम्मल समझी जाती है? पेपर में लिखाएगा जब ये मुकम्मल ना हो. बाकी अच्छे बच्चे लिख के आइएगा पेज 372 पर पॉइंट 2 की ABCDEF. रिटर्न कब नामुकम्मल समझी जाती है, ये बातें अगर ये ना हो तो. पॉइंट 2 जरा छोड़ें. सर्कमस्टांसेस बताएं जिनमें, पहले देखें सेक्शन देखना होता है, सेक्शन कौन सा पूछ रहे हैं, फिर उसमें सब सेक्शन देखना होता है कौन सा पूछ रहा है. तो सेक्शन है हमारा अमेंड द असेसमेंट और पूछ रहे किन सर्कमस्टांसेस में हो सकती है. तो अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट 5 और 5A, यानी आपकी इनकम एस्केप हो जाए, मिसक्लासिफाई हो जाए, या आपने कोई ऐसा काम किया हो जिससे हुकूमत के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचे. वो डेट बताएं स्पेसिफिक जब तक अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट की जा सकती है. एज्यूम करें रिटर्न 31 दिसंबर 7 को मुकम्मल थी जब जमा कराई थी उसने, तो वो डेट बताएं जब तक अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हो सकती है. कंपनी का ईयर एंड क्या है? 30 जून 2007. रिटर्न कब जमा करवाइए? रिटर्न क्या बन जाती है? एज्यूम असेसमेंट ऑर्डर. रिटर्न कब जमा करवाइए?
7। अब मुझे आप ये बताएं कि बोले एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। भाई हाइब्रिड में जल्दी बैठो, बॉयज में जल्दी बैठो, जरा मैं बात कर रहा हूं उनसे। From the end of that financial year in which commissioner is assumed to have issued the original assessment. What is the end of the financial year in which assumed order is issued? 30/8। इसके एंड से गिने 30/13। 30/13 is the तारीख by which amendment can be made। तो लॉ की प्रोविजन भी लिख के आएंगे, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक डेट लिखा हुआ लेकिन आइडेंटिफाई में प्रोविजन भी लिखाएंगे इस तरह कि an assessment order can be amended within 5 years। Clear? Okay। अच्छा, ये जो नोटिस है ना, नोटिस, ये शो कॉज नोटिस नहीं है, ये नोटिस है खाली। तो जो नोटिस है ना हमारे लॉ में, वो कुछ गिने चुने ही है। पेज 372 पर एक नोटिस है, पेज 372 पर, उसमें लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 में, अगर एक बंदा, देखें 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 प्लीज, अगर एक बंदा रिटर्न जमा ना करवाए तो कमिश्नर उसे नोटिस दे देगा कि रिटर्न जमा कराओ। और 3 में लिखा हुआ है कि आपके पास नोटिस आएगा कि आपने 12 महीने से कम की रिटर्न जमा करवानी है। तो ये नोटिसेस हैं जिनको हम नंबर देने लगे हैं। मिसाल के तौर पे ये चलते चलते नोटिस नंबर 1 और ये चलते चलते नोटिस नंबर 2। तो ये है माय डियर, अगर आप समझना चाहें बात को, क्योंकि पास पेपर की थ्योरी समझ आए, पेज 372 पे, तो आप जो है वो नोटिस कमिश्नर एक तो देता है कि मोहतरम आपने 12 महीने से कम की रिटर्न जमा करानी है, एक नोटिस कमिश्नर देता है कि आपने रिटर्न जमा करानी है, एक नोटिस कमिश्नर देता है कि आपने रिटर्न जमा करवानी है, और एक नोटिस देता है कि आपने 12 महीने से कम की रिटर्न जमा करवानी है। अगर आप 12 महीने से कम की रिटर्न जमा करवानी है तो भी आपके घर नोटिस आएगा, और अगर एक बंदे ने रिटर्न ही जमा नहीं कराई 12 महीने वाली नॉर्मल, तो भी आपके घर नोटिस आएगा कि आप रिटर्न जमा करवाओ। बाद में ये बात अपनी जगह कि इस 3 और 4 वाले नोटिस को अगर आप रिस्पॉन्ड ना करें तो फिर ऐसी सूरत में आपकी बेस्ट जजमेंट होगी पेज 385 वाली, जिसमें लिखा हुआ था इफ अ पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू नोटिस। नोटिस किसने भेजा था? कमिश्नर ने। अगर इस नोटिस को आप रिस्पॉन्ड ना करें तो आपकी क्या हो जाएगी? बेस्ट जजमेंट। ये तो बात अलग थी। एक नोटिस हो रहा है हमारे सिलेबस में जिसको मैं नोटिस नंबर 3 का नाम देने लगा हूं। नोटिस नंबर 3 जो कमिश्नर की तरफ से नोटिस आ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। एक नोटिस हो रहा है हमारे सिलेबस में, वो है एक 120 में। एक नोटिस बीच में और भी है, एक मिनट, नहीं वो तो इतना वो तो कोई इतना वो नहीं, वो उसका अभी छोड़ें। ये एक नोटिस टू डिसकंटिन्यूड बिजनेस, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। अ पर्सन डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस शैल गिव कमिश्नर अ नोटिस। ये बंदे की तरफ से नोटिस जा रहा है कमिश्नर को, पेज नंबर 379। ये बंदे की तरफ से नोटिस जा रहा है कमिश्नर को कि मैं बिजनेस क्या कर रहा हूं? बंद कर रहा हूं। तो ये नोटिस तो कमिश्नर की तरफ से आया ही नहीं। अच्छा, अब एक नोटिस जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूं वो नोटिस है पॉइंट 3 वाला, पेज 383 पर। इसको हम नोटिस नंबर 3 नाम देना चाह रहे हैं। इफ रिटर्न इज इनकम्प्लीट, रिटर्न, उधर ये लिखा हुआ था कि
रिटर्न आई नहीं, इफ रिटर्न इज नॉट फर्निश्ड, तो आपको नोटिस आएगा, और वो ज्यादा 5 साल या 10 साल पुरानी रिटर्न मांगी जाती है। इधर कुछ और लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है इफ रिटर्न इज आई है लेकिन उसमें कोई सफा मिसिंग है, कोई चीज मिसिंग है। इफ रिटर्न इज इनकम्प्लीट द कमिश्नर शैल इशू अ नोटिस। तो ये तीसरा नोटिस है जो कमिश्नर की तरफ से आता है। ये शो कॉज नोटिस नहीं है तीनों। शो कॉज नोटिस के बाद तो अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होती है। तो अगर आपकी रिटर्न नामुकम्मल है तो कमिश्नर आपको नोटिस भेजेगा जिसमें आपको कमियां बताएगा रिटर्न की, और ऑर्डर करेगा वो कमियां पूरी करो। और कमिश्नर ये नोटिस फाइनेंशियल ईयर के एंड के सिर्फ 180 दिन में भेज सकता है, 5 साल में नहीं भेज सकता। इसके लिए बहुत थोड़ी टाइम लिमिट है, सिर्फ 180 दिन। अब मुझे बता दें, नोमानी फाइल्ड देयर रिटर्न ऑन 15 जनवरी, द ऑफिसर इशूड अ नोटिस। Is the officer justified in issuing the notice? ये कौन सा नोटिस है? नोटिस नंबर 1, 2 या 3? ऑफिसर इशूड आ नोटिस। भाई उसने रिटर्न जमा करा दी हुई है। नोटिस नंबर 1 या 2 नहीं हो सकता। नोटिस नंबर 1, 2 में लिखा हुआ था इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड अ रिटर्न, तो आपको नोटिस आएगा। इसने तो रिटर्न जमा करवा दी हुई है। फिर इसको किस चीज का नोटिस आएगा? इफ अ रिटर्न इज, तो पता ये चला अगर आप रिटर्न ही जमा ना कराए तो नोटिस नंबर 1 और 2 आता है, और अगर आप रिटर्न जमा करवा दें और उसमें कमी हो तो नोटिस नंबर, इफ रिटर्न इज इनकम्प्लीट द कमिश्नर शैल इशू अ नोटिस इन्फॉर्मिंग हिम डेफिशिएंसीज। द अबव नोटिस कैन बी इशूड विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फर्निश्ड। तो देखें, ऑन 15 जनवरी द ऑफिसर इशूड अ नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू फाइल एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑफिसर इशूड नोटिस बिकॉज रिटर्न वॉज इनकम्प्लीट। तो ये बना सेक्शन 120 का 3 और 6 जो हमसे भी टेस्ट करें। पॉइंट 2 के साथ मैंने लिखे सेक्शन 120 का 3, बिकॉज रिटर्न वॉज इनकम्प्लीट। जी बिल्कुल, मैं मुझे गिनने दें। सेक्शन 120 का 3 और 6, बिकॉज रिटर्न वॉज इनकम्प्लीट। अब सवाल ये है कि वो नोटिस इशू करने में जस्टिफाइड है या नहीं। पॉइंट 4 तो कुछ और था। पॉइंट 4 तो ये था कि अमेंडमेंट करनी है। अमेंडमेंट तो और बात है। अमेंडमेंट में तो ऑडिट होता है, उसमें तो 180 दिन नहीं, उसमें तो 5 साल मिल जाते हैं आपको। आप बताएं इसका ईयर एंड क्या है? 30 जून 2007। विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फर्निश्ड। अच्छा जी, रिटर्न डेट बताएं, रिटर्न की डेट बताएं जिससे इसने रिटर्न जमा करवाई। 31 दिसंबर 7। Above notice can be issued within 180 days from the end of the financial year in which return is furnished. What is end of the financial year? 30 जून 8। What is 180 days? 180 days हमने गिन के रखे हुए थे उधर ही। ये हमेशा 27 दिसंबर ही हुआ करेंगे। ये हमेशा 27 दिसंबर ही हुआ करेंगे, वरना घर जाके गिन लीजिएगा। दिसंबर तक तकरीबन 183 डेज बन जाएंगे। तो 30 जून से गिनना शुरू करने हैं 180 डेज। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, घर जाके गिन लीजिएगा। 180वां दिन बढ़ेगा 27 साल। अब आप मुझे लिखवा दें, डेट मैंने बता दी है, साल कौन सा बनेगा? 27 दिसंबर 2008। आप बताएं क्या ये नोटिस इशू करने में जस्टिफाइड है? ऑन 15 जनवरी 2009 नहीं, तकरीबन 18 दिन लेट है। तो ये अगर इसने एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगनी थी ना इससे, तो ये पहले मांग लेता, नोटिस भेज के, नोटिस भेज के पहले मांग लेता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मांग ही नहीं सकता। अब ऑडिट के दौरान तो सब कुछ आप देखें, ऑडिट में तो लाइन लिखी हुई थी, मे प्रोड्यूस द रिकॉर्ड, वो कहेगा रिकॉर्ड्स ले आओ सारे, ऑडिट में आप सब कुछ लें उससे।
लेकिन वो तो फिर आप अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट करने लगे, ये वाला सेक्शन नहीं लगाने लगे। इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर एक बंदे ने रिटर्न जमा करा दी और उसमें कोई चीज मिसिंग है, तो वो मिसिंग चीज कितने दिनों में ले आए? जिस साल रिटर्न जमा करवाई उस साल के एंड का 30 जून जो आ रहा है उसके बाद 180 दिन में वो कमी पूरी कर दे। तो अब मुझे बताएं ये साल कौन सा है? 30 जून। इसकी रिटर्न कब जमा करवाई? इस फाइनेंशियल ईयर का एंड, इसके बाद 180 दिन। तो ही इज नॉट जस्टिफाइड इन इशूइंग द नोटिस। लेकिन एक्सप्लेन करेंगे नॉट जस्टिफाइड। नोट करो जी, कुछ समझ आएगी तो बता दें। ओके, रिटर्न जमा ना कराएं तो नोटिस नंबर 1 और 2 आता है, और रिटर्न जमा करवा दें और उसमें कमी हो, बोले ना, तो नोटिस नंबर 3 आता है, जिसको आज हमने नंबर 3 दिया है। रिटर्न जमा ना करवाएं तो कौन सा नोटिस आता है? नोटिस ऑफ डिस्क, वो जो क्या कहते हैं 12 महीने से कम की रिटर्न वाला, और एक नोटिस आता है कि 30 दिनों में रिटर्न जमा करवा दो। अगर नोटिस को रिस्पॉन्ड ना करें और फिर भी रिटर्न जमा ना कराएं तो फिर बेस्ट जजमेंट होती है। और ये वाला नोटिस जो है किस लिए आता है कि रिटर्न जमा करवा दी है, लेकिन रिटर्न क्या है? नामुकम्मल है। अच्छा, अगर नोटिस आने के बाद भी आप रिस्पॉन्ड ना करें तो इधर क्या होगा? फिर उधर तो आपकी बेस्ट जजमेंट हो जाएगी। इधर नोटिस आने के बाद भी रिस्पॉन्ड ना करें तो क्या होगा? इफ टैक्स पे डज नॉट कंप्लाई विद द नोटिस तो क्या होगा? जल्दी बताएं। रिटर्न विल बी कंसिडर्ड एज। तो वो दोनों सवाल आ सकते हैं, वो सवाल भी आ सकता है, ये सवाल भी आ सकता है। अच्छा, अब मुझे आप बताएं क्वेश्चन नंबर 7। समी हैज रिसीव्ड अ नोटिस इन मार्च 2010। नोटिस, शो कॉज नोटिस नहीं, नोटिस इन मार्च 2010 फ्रॉम कमिश्नर। देखें, जब नोटिस फ्रॉम कमिश्नर आया करेगा ना तो फिर आपके जहनों में 3 नोटिस आने चाहिए। अब पिछले सवाल में हाईलाइट कर लें। ऑफिसर इशूड अ नोटिस, ऑफिसर इशूड अ नोटिस, बोले जरा इसी तरह, ऑफिसर इशूड अ नोटिस। और इस सवाल में भी है नोटिस, शो कॉज नोटिस नहीं। कमिश्नर समी हैज रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम कमिश्नर, वही बात होगी। लेकिन अब देखना पड़ेगा नोटिस नंबर 1 है, 2 है, 3 है। समी हैज रिसीव्ड अ नोटिस टू फाइल रिटर्न ऑफ 2003। ये कौन सा नोटिस आपको लग रहा है? समी हैज रिसीव्ड अ नोटिस टू फाइल रिटर्न ऑफ 2003। नोटिस नंबर 1 तो 12 महीने से कम की रिटर्न था ना। 2 वाला वाई, इसने रिटर्न ही जमा नहीं कराई। समी हैज रिसीव्ड अ नोटिस टू फाइल अ रिटर्न, टू फाइल अ रिटर्न या टू फाइल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच आर मिसिंग। टू फाइल रिटर्न या टू फाइल अ मिसिंग इंफॉर्मेशन। तो फाइल अ रिटर्न वाला तो नोटिस, तो फिर ये तो नोटिस जो है वो मेरे भाई कौन सा वाला बन रहा है? फिर ये तो 114 वाला बन रहा है, 114 के 4 वाला बन रहा है। ये तो वो वाला नोटिस है। कहां से पता चला? कोई इल्हाम नहीं हुआ, कहां से पता चला? टू फाइल अ रिटर्न। नोटिस में हुक्म क्या था? टू फाइल अ। तो अगर एक बंदा रिटर्न जमा ना कराए तो सबसे पहले उसको भेजते हैं हम छोटा सा, अगर फिर भी रिस्पॉन्ड ना करे तो बेस्ट जजमेंट होती है, वो अलग बात है। तो फाइल अ रिटर्न ऑफ 2003 एंड 6, मार्च 2010 में हमने उसको खड़े होकर कहा है कि 3 और 6 की रिटर्न जमा करवाओ विद इन 20 डेज। इन योर कैपेसिटी एडवाइज इज द कमिश्नर जस्टिफाइड इन इशूइंग द नोटिस। अच्छा,
मार्च 2010 में हमने उसे खड़े होके कहा है कि 2003 और 6 की रिटर्न जमा करवाओ, तो वेल डन। तो if a person has not furnished return, commissioner may issue notice within 30 days, उसको रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। However, commissioner may allow a shorter period, इसलिए 20 दिन भी एक्सेप्टेबल है। The above notice may be issued for last 5 completed years। 10 साल वाला रूल नहीं लगाना। 10 साल वाला रूल सिर्फ तब लगाना है जब सवाल में लिखा हो कि उसने मुसलसल 5 साल की जमा नहीं कराई। सवाल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये बहुत बुरा बच्चा है। बुरा बच्चा है ये बुरा बच्चा है, ये बहुत बुरा बच्चा नहीं है। अच्छा, रिवाइज कर लें अगर आप लोगों को भूल गया है। जो बंदा मुसलसल 5 साल की जमा नहीं कराता ना, उससे 10 साल की मांग सकते हैं, और जो 5 साल में से किसी 1 साल की भी जमा करवा दे, तो सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुसलसल 5 साल जमा नहीं कराई, इसलिए खैर है। बस आप बताएं, लास्ट 5 कंप्लीटेड ईयर्स, लास्ट 5 कंप्लीटेड ईयर्स 31 मार्च 10 में खड़ा हूं, मार्च 10 को उसने नोटिस भेजा, लास्ट 5 कंप्लीटेड ईयर्स बता दें। 2000, एक्सलेंट, 2009, क्योंकि 2010 तो अभी नहीं खत्म हुआ। ये रिटर्न कितने अरसे की मांगी जा सकती है? फॉर लास्ट 5 कंप्लीटेड टैक्स ईयर। मैं किस दिन खड़ा हूं? मार्च 2010 में, तो अभी तक 10 तो खत्म नहीं हुआ, तो लास्ट 5 कंप्लीटेड गिनवाएं। 2000, और उसने किस किस की मांगी है? तो बस लिख आइएगा। अब जरा सुनिएगा, लिख आइएगा। पहले ये लिख आइएगा, इफ अ पर्सन इज नॉट फर्निश अ रिटर्न, कमिश्नर में इशू नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू फाइल इट विद इन 30 days। Commissioner may allow a longer or shorter period. The above notice may be issued for last 5 completed years. So in this case, he can demand the return up till 2005. So he is justified in demanding the return of 2006. However, he is not justified in demanding the return of 2003. जी, मैं आपको जवाब भेज रहा हूँ, अगर ऑनलाइन वालों ने भी रिकॉर्ड करना हो। पहले तो लॉ की प्रोविजन लिखाइएगा ना, पेज 372 पे 4 और 5 की पहली लाइन, ये लिखने के बाद आप लिखाइएगा, देयरफॉर he can demand the return for last 5 completed years, that is from 2005 to 2009। ये लिखने के बाद, so he is justified in demanding the return of 2006, however he should not have demanded the return of 2003। Further, regarding the number of days, he should have allowed at least 30 days for furnishing the return। 30 दिन तो देने चाहिए। However, commissioner may give a shorter period, ये भी लाइन लिख सकते हैं। So he can also say to file it within 20 days। इसे 20 days पे हमें कोई एतराज नहीं है। तो बड़ा एतराज है बस एक ही चीज के ऊपर है कि तुमने मेरे से 2003 की रिटर्न मांगी है। अगला तो सवाल ये अलग है, अगर समी अपनी रिटर्न की डेडलाइन कभी मीट नहीं कर सकता तो क्या वो एक्सटेंशन ले सकता है या नहीं, ये तो सेक्शन ही अलग है। अगर अपनी जो है वो रिटर्न तो एक्सटेंशन ले सकता है या नहीं, वो तो इस सेक्शन की हेडिंग ही एक्सटेंशन है, सेक्शन 119। तो इसमें लिखा आइएगा सेक्शन 119 का, वन अ पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न may apply to commissioner for extension। The application shall be made by the due date for filing the above documents। After receiving application, if commissioner is justified, तो इन 3 वजह से वो एक्सटेंशन दे देगा। एक्सटेंशन शैल नॉट एक्सीड 15 days। क्योंकि मुझे 7 नंबर का सवाल है, काफी ज्यादा लग रहा है, तो कोई 3-4 लाइनें इसमें लिखाइएगा, बस 15 दिन तक आपको एक्सटेंशन मिल सकती है। इस तरह ये हल्का फुल्का एक्सटेंशन के बारे में भी लिखाइएगा। तो कई दफा ना सवाल तो बिल्कुल हेडिंग में से आ जाता है, जैसे लफ्ज लिखा हुआ था एक्सटेंशन, तो सेक्शन की हेडिंग ये क्या है? एक्सटेंशन। क्लियर हो गया जी? हाई कोर्ट निकाल लें। इसको काट दें। अच्छा जी,
अच्छा भाई इधर देखें, टैक्स पेयर को अगर 20 मिलियन से कम वाला केस है और कमिश्नर से लड़ रहे हैं तो इधर चला जाए, अगर 20 मिलियन से ज्यादा वाला केस है और कमिश्नर से लड़ रहे हैं तो इधर चला जाए। अगर टैक्स पेयर को कमिश्नर अपील के फैसले के खिलाफ एतराज है 20 मिलियन से कम वाले केस में तो अब हाई कोर्ट आ जाए। अगर टैक्स पेयर को एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ एतराज है 20 मिलियन से ज्यादा वाले केस में तो अब वो हाई कोर्ट आ जाए। और अगर कमिश्नर को इसके फैसले के खिलाफ एतराज है तो इधर आ जाए, और अगर कमिश्नर को इसके फैसले के खिलाफ एतराज है तो इधर अगर कमिश्नर को इसके फैसले के खिलाफ एतराज है तो इधर आ जाए। तो द एग्रीव्ड पर्सन और कमिश्नर, द एग्रीव्ड पर्सन और कमिश्नर में फाइल अ रेफरेंस, यहां अपील का लफ्ज लिखिएगा, रेफरेंस का लफ्ज लिखाइएगा, डबल अंडरलाइन, में फाइल अ रेफरेंस। द एग्रीड पर्सन और कमिश्नर में फाइल अ रेफरेंस इन हाई कोर्ट। दिन उतने ही है 30 डेज हर जगह, अल्लाह का शुक्र है, ये तो आसान है। में फाइल अ रेफरेंस इन हाई कोर्ट इन 30 डेज। 30 डेज गिनने कहां से शुरू करेंगे ये आज सुने, जब इसका या इसका फैसला आया। ऐसे ही है ना, वह कहानी है, इसको कहानी की तरह समझे। within 30 days of communication of order of appellate tribunal and commissioner and it will be in the prescribed form, वो तो हर जगह लिखा होता था, अपील prescribed form में होगी, along with a statement of case। यहाँ statement of case है, grounds of appeal लफ्ज नहीं है, डबल अंडरलाइन, यहाँ statement of case है, एक statement of case के साथ। बाकी हाईलाइट जो मैंने किया हुआ है वही मैं आपको करवाऊंगा, हाईलाइट अभी करने की जरूरत नहीं है। तो एग्रीड पर्सन और कमिश्नर, अभी सिर्फ डबल अंडरलाइन, the agreed person or commissioner may file a reference in high court in 30 days of communication of order of appellate tribunal or commissioner appeal। ये डायग्राम खुली है तो सारी चीजें आसान है। It will be in the prescribed form along with the statement of case। अच्छा जी, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि एग्रीकल्चरल इनकम माफ है या नहीं, और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये है कि एग्रीकल्चरल इनकम की अमाउंट कितनी अर्न की है। ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि सैलरी 35,000 में दे दी कैश में, अलाउड है या नहीं, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि सैलरी 35,000 है या 40,000 है या 20,000 है, पहले ये तो देख लो सैलरी कितनी है। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि कॉलेज की इनकम टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये है कि कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनकी फीस कितनी आई। क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए आपको लॉ की किताब खोलनी पड़ती है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए आपको जाना पड़ता है कहीं। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए तो ये तो हम बता सकते हैं एफबीआर के दफ्तर में बैठ के कि कॉलेज की इनकम टैक्सेबल है या माफ है, लेकिन एफबीआर के दफ्तर में ये नहीं जो बैठ के बता सकते कि कॉलेज वालों ने बच्चों से कितनी फीस लिया। इसके लिए तो कॉलेज आना पड़ेगा। तो थोड़ा सा समझ आ गया। क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है जिसके लिए लॉ की किताब खोलनी पड़े, और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है, जिसके लिए लॉ की किताब से जवाब नहीं मिलता। बाकिर और असद पार्टनर हैं या बाकिर और माहम पार्टनर हैं, इसके लिए ये तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। बाकी उनकी इनकम टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो ये कोई एक मिसाल आप लिख लें, बाकी तो हजारों मिसालें लिखी जा सकती हैं। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए लॉ खोलना पड़ता है अगर आप लोगों ने ये मिसाल नहीं लिखनी तो, और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए लॉ से जवाब नहीं मिलता, फिर आपको फैक्ट है, फैक्ट तो कहीं और से ही पता चलेगा। क्वेश्चन ऑफ लॉ है एग्रीकल्चर इनकम माफ है या नहीं। मुझे ये ना बताएं माफ है या नहीं, मैं पूछ रहा हूं ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ। और एग्रीकल्चर इनकम मैंने कमाई कितनी, किस शहर में कमाई, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। कब कमाई, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अगर कमा ली तो खर्चे माइनस भी कर सकता हूं या नहीं, क्वेश्चन ऑफ लॉ। कितने खर्चे किए, समझ आ गया। क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए क्या खोलनी पड़ेगी, लॉ की किताब। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए
well, लॉ की किताब से नहीं जवाब मिलेगा इसका। सरासिफ की सैलरी कितनी है? फैक्ट। सरासिफ की सैलरी पे टेबल कौन सा लगेगा? क्वेश्चन ऑफ लॉ। शेयर बेचने पे जो गेन आता है वो किस हेड में जाता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ। शेयर बेचे भी है ना, ये बेचे भी या नहीं बेचे इस साल? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अच्छा, हाई कोर्ट ना 2 केसेस सुनता है बस। एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे फाइनल है, वो आप हाई कोर्ट नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हाई कोर्ट कहते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फैक्ट्स जाके देखूं। वो एपलेट ट्रिब्यूनल ने देख लिया काफी है, मैं ये केस नहीं सुनूंगा, जाओ निकल जाओ, बस तुम्हारा फैसला फाइनल हो चुका। हाँ, अगर आपके केस में कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ आ रहा है या मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट आ रहा है, तो आप चले जाए किसके पास? खाली क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हाई कोर्ट के पास लेके, तो जब आप ग्राउंड्स ऑफ अपील जमा करवाएंगे ना, जिसका नाम है यहां स्टेटमेंट ऑफ केस, तो आप बताएंगे कि मेरे सिनेरियो में या तो क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो रहे या मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड अराइजिंग आउट ऑफ सच ऑर्डर। इसके बाद मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा जरा पॉइंट नंबर 4। वेयर ऑन एप्लीकेशन द हाई कोर्ट इज मुतमईन that question of law or mixed question of law and fact arise, it may proceed to hear the case। मतलब बताएं इस बात का। Where on application the high court is mutmain that a question of law arise, the high court is mutmain that a mixed question of law and fact arise, then it will proceed to hear the case। मतलब बताएं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है, फिर केस सुनेगा, वरना केस नहीं सुनेगा। अच्छा जी, अच्छा जी, जब हाई कोर्ट को आप लोगों ने अपील करनी है तो उससे रेफरेंस कहना है। उसमें आपने 2 काम करने हैं। 30 दिनों में, इसके फैसले के 30 दिनों में आपने हाई कोर्ट में जाके अपील कर देनी है, जिसको रेफरेंस का नाम देना है। Applicant shall also file complete record of appellate tribunal or commissioner appeal within 15 days of preferring appeal। और अपील करने के बाद 15 दिन में आपने इनसे जो जो कम्युनिकेशन हुई थी सारी जाके यहां जमा करा देनी है, ताकि इसके लिए आसानी हो कि इन्होंने क्या काम कर लिया हुआ। तो अपील करने के बाद इसके पास जाके आपने इनका सारा डेटा जमा करवा देना है 15 दिनों के अंदर। ये अपील करने के 15 दिनों में है। इसको काट दें। अच्छा, अभी पॉइंट 2 इज द रेपिटिशन द अबव स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का नाम हमने क्या रखा है? स्टेटमेंट ऑफ केस। द अबव स्टेटमेंट टू हाई कोर्ट शैल सेट आउट द फैक्ट्स। यानी क्या हुआ था, कहानी क्या है? द फैक्ट्स, द डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है? फैसला। द फैसला। एपलेट ट्रिब्यूनल ने क्या फैसला सुनाया है ये भी तो बताओ हमें। कमिश्नर अपील ने क्या फैसला सुनाया है ये भी तो बताओ हमें। और ये भी तो बताओ कि खाली क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो रहा है या मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट राइज हो रहा है। तो बता दें, 2 नंबर का सवाल आया करेगा स्टेटमेंट ऑफ केस में क्या क्या डालना है। नंबर 1 कहानी डालनी है पूरे केस की। नंबर 2 इन दोनों का फैसला आया क्या ऊपर वालों का, और उनके फैसले के बाद हमारे जहन में क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो रहा है या क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट मिक्स राइज हो रहा है। जब हाई कोर्ट मुतमईन होगा तो आपका केस सुन लेगा। A reference to High Court shall be heard by a special bench or benches constituted by Chief Justice of Pakistan। कम से कम 2 जज बैठेंगे इसमें। पॉइंट 5, बेंच फैसला अपना 6 महीने में सुना देगा। 6 महीने में इंशाल्लाह हाई कोर्ट आपको फैसला सुना देगा। हाई कोर्ट एक केस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया करेगा ताकि ये इंश्योर कर सके कि अच्छे खासे बेंचेस बने। बेंचेस बनने का मतलब ये होता है कि 2 जज एक कमरे में बैठ गए, 3 जज एक कमरे में बैठ गए। इसको कहते हैं जजेस का बेंच बैठ गया। मतलब ये नहीं कि जजेस का बेंच बैठ गया, मतलब ये कि जजेस का बेंच बैठ गया। समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए एक सिस्टम बना दें। हाई कोर्ट शैल एस्टैब्लिश अ सिस्टम टू इंश्योर दैट सफिशिएंट नंबर ऑफ बेंचेस आर कॉन्स्टिट्यूटेड सो दैट
A reference filed is decided within 6 months. समझ आ गई ना? अगर 15-16 जज हैं तो 2-2 3-3 को कमरों में बिठा दिया करे रोजाना, ताकि सारे केसेस पाकिस्तान में जल्दी जल्दी 6 महीने में डिसाइड हो जाए। ये एक ओवरऑल सिस्टम की सजेशन है कि एक सिस्टम बना लें बड़ा जबरदस्त। हाई कोर्ट को मशवरा दिया जा रहा है। हाई कोर्ट ऑन हियरिंग द रेफरेंस शैल डिसाइड। तो मेरे भाई शेल डिसाइड करना जरूरी नहीं है, शेल डिसाइड करके सेंड करना भी जरूरी है। शेल मेक का लफ्ज लिखा हुआ है, शेल डिसाइड, और कम्युनिकेट का मतलब लिखा हुआ है या सेंड। तो ये जरा सर्कल लगाएं, डिसाइड भी करना जरूरी है, डिसाइड करके बताना भी जरूरी है कि हमारा फैसला आ गया है। अच्छा, यहां उसने नहीं लिखा कंफर्म, मॉडिफाई और कैंसिल, बस वैसे ही लिख दिया द हाई कोर्ट ऑन हियरिंग अ रेफरेंस शेल डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ लॉ और अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड पास जजमेंट। और हाई कोर्ट का फैसला आ जाए। हाई कोर्ट के फैसले को क्या कहा जाता है? डबल अंडरलाइन, जजमेंट। हाई कोर्ट के फैसले का मतलब है जजमेंट आ गई है। सुने कभी आप लोगों ने केस, कोर्ट ने जजमेंट सुना दी है। The appellate tribunals or commissioner appeals order shall stand modified accordingly। समझ आ गया ना? अब उनके ऑर्डर्स की तो कोई हैसियत नहीं, वो बदल गए हैं। अब किसका फैसला ऊपर आ गया? हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट शैल सेंड अ कॉपी ऑफ जजमेंट। किस किस को भेजनी है? जरा लिस्ट बना लें, किस किस को भेजें कॉपी? एपलेट ट्रिब्यूनल को भी भेज दें, कमिश्नर अपील को भी भेज दें। टैक्स पेयर वगैरह को तो देनी होती है, ये यहाँ नहीं लिखा हुआ, पता नहीं क्यों नहीं लिखा हुआ। टैक्स पेयर को तो कॉपी देनी है, टैक्स पेयर और कमिश्नर को तो बताना है, लेकिन एक कॉपी किसको भेज दें? कॉपी भेजनी है तो मेन ऑर्डर तो फिर टैक्स पेयर और कमिश्नर को भेजें आप। कॉपी किसको भेज दें जरा? एपलेट ट्रिब्यूनल। और इससे उनकी लर्निंग हो जाएगी ना कि हाई कोर्ट ने किस तरह देखा चीज को, हम किस तरह देख रहे थे और उसने किस तरह देखा, इससे उनकी लर्निंग हो जाएगी। बस अगले सफे पे तो स्टे ऑर्डर है, छोड़े वो, अगले सफे पे स्टे ऑर्डर है। बस अभी मुझे याद कर दें, ये सारा हाईलाइट कर लें। अबू मैंने आपको कहा था मुझे हाईलाइटर लेने के लिए ले जाइए, वो आप नहीं लेके गए। इस तरह ना कहा करें घर वालों को। ऐसे ऐसे बच्चे आ गए, मम्मी को कह रहे थे अम्मी मैंने आपको कहा भी था, अस्तगफिरुल्लाह। तो हमारे तो जमीन पैरों में से जमीन निकल जाए ऐसा फिक्रा बोलते हुए बच्चे आजकल के बोल रहे होते हैं, अम्मी मैंने आपको कहा भी था। आ रहे हैं मार्केट में आजकल, आ चुके हैं, रात फरमा रहे हैं, आ चुके हैं। से आगे क्या आ चुके हैं? अम्मी आपको समझ नहीं आ रही, अम्मी आपको मैं समझाता हूँ, से भी आ रही है। और ये सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, ताकि पता नहीं अब क्यों बनाते हैं, उनकी नीयत क्या होती है। बहरहाल लोग तो डिट्रैक हो जाते हैं। ओके, जी, द एग्रीव्ड पर्सन और कमिश्नर मे फाइल अ रेफरेंस इन हाई कोर्ट। किसके फैसले के बाद? एपलेट ट्रिब्यूनल या कमिश्नर। It will in the prescribed form along with the statement of case stating the question of law and question of law and fact। लेकिन एक काम और कीजिएगा कि जब एप्लीकेशन दे देना अपील की, तो उसके 15 दिन के अंदर ये भी बता दें हाई कोर्ट को कि एपलेट ट्रिब्यूनल और कमिश्नर ने क्या फैसला सुनाया, ताकि उसको ये भी तो पता चल जाए। बाद में उसने ये बात देखें दोबारा भी लिखी है, स्टेटमेंट ऑफ केस में 3 बातें बतानी है। क्या क्या बताने? फैक्ट्स, उनका फैसला, और क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट जो राइज हो रहा है। वैसे कभी अगर हाई कोर्ट तो मुतमईन हो जाएगा तो ही केस सुनेगा, वरना नहीं सुनेगा। और ये सुनेगा कौन? एक स्पेशल बेंच। इसमें कम से कम कितने जज बैठेंगे? 2। फैसला कितने अरसे में सुनाएगा? 6 महीने में। और एक केस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा ताकि सारे फैसले 6 महीने में सुना दिए जाए। ये तो ओवरऑल एक सिस्टम की बात हो रही है। और हाई कोर्ट फिर अपना फैसला सुना देगा और एक जजमेंट पास करेगा और एक कॉपी भेज देगा एपलेट ट्रिब्यूनल को और एक कॉपी भेज देगा कमिश्नर अपील को। अगला सफा, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट शेल अप्लाई टू एप्लीकेशन मेड टू हाई कोर्ट। इसको बस रट्टा ही मारना है,
असल में ये सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट शैल अप्लाई टू एप्लीकेशन मेड टू हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1। लिमिटेशन एक्ट होता है कि 30 दिनों में आपने एप्लीकेशन दे देनी है। लिमिटेशन एक्ट कोई बना हुआ है, कहते हैं कि पाकिस्तान में 30 दिन में एप्लीकेशन दे दिया करें हाई कोर्ट को, तो कह रहे हैं कि वो लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक दे दो। ऐसी है ये बात, छोड़ें। An application by agreed person other than commissioner shall be accompanied by a fees of 50,000। तो फीस कितनी जमा करवानी है आपने, लेकिन कमिश्नर फीस जमा नहीं करवाएगा। अगर फीस जमा कौन कराएगा? सिर्फ टैक्स पेयर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एप्लीकेशन बाय कमिश्नर, अगर कमिश्नर एप्लीकेशन दे रहे हैं तो वो चीफ कमिश्नर से इजाजत लेके जाएगा हाई कोर्ट। आप दो बातें सुन लें, अगर आपने हाई कोर्ट जाना है तो आप 50,000 फीस दे दें, और अगर कमिश्नर ने हाई कोर्ट जाना है तो चीफ कमिश्नर से इजाजत ले ले। बोले बार बार, टैक्स पेयर ने हाई कोर्ट जाना है तो ये सफा सामने रखा करें, टैक्स पेयर ने हाई कोर्ट जाना है तो 50,000 फीस जमा करवाए, अगर इसने हाई कोर्ट जाना है तो इससे इजाजत ले, बस ये काफी। ओके, एक बात याद रखिएगा, यहां पर जाके अपील करने का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने जो टैक्सेस आपको जमा कराने को कह दिए हैं वो माफ हैं। कल वाली बात, यहां पे जाके अगर आप अपील करें तो इन्होंने जो टैक्स कहे हैं वो स्टिल पेएबल हैं, अनलेस कि आप हाई कोर्ट से जाके रिकवरी ले, वो स्टे ले लें, अनलेस कि आप हाई कोर्ट से जाके क्या ले लें? स्टे ऑर्डर। अब ये कल वाली बात है। If a reference is made to High Court, बोले, the tax shall still be payable as per the order of appellate tribunal or commissioner appeal। बोले, if a reference is made to High Court, the tax shall still be payable। लेकिन अब अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर वाला टैक्स नहीं, अब जो इन्होंने फैसला सुनाया है वो वाला टैक्स, रिटर्न वाला टैक्स नहीं। ऑडिट स्टार्ट होने के बाद, शो कॉज नोटिस इशू आने के बाद, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद डिमांड नोटिस वाला टैक्स नहीं। अब जो कोर्ट का फैसला आया ग्राउंड्स ऑफ अपील जमा कराने के बाद, जो कोर्ट का फैसला आया उसने जो टैक्स कहा है, तो बता दें, इफ अ रेफरेंस इज मेड टू हाई कोर्ट, टैक्स शैल स्टिल बी पेएबल as per the order of appellate tribunal और कमिश्नर अपील। अच्छा, इसके बाद ना आप लोग इधर आइएगा घर में, इस लाइन के बाद, यहां के बाद, लेकिन एक ऑप्शन अवेलेबल है मेरे भाई, टैक्स पेयर एक एप्लीकेशन दे दें और हाई कोर्ट को कहे यार टैक्स जमा कराना मेरे लिए मुश्किल है, आप मुझे क्या दे दें? छूट दे दें। ऑन एप्लीकेशन, बोले 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 ऑन एप्लीकेशन बाय टैक्स पे। और यार ये तो लिखा होता है ना हर जगह कि हाई कोर्ट कमिश्नर को एक दफा बताएगा यार मैं उसे छूट देने लगा हूं, ये बात तो आपको पता है ना, कल भी लिखी हुई थी जगह जगह, इसको छोड़ें। ऑन एप्लीकेशन किसकी तरफ से? द हाई कोर्ट में, बोले में स्टे recovery of tax if taxpayer makes at least 30% of the tax determined by commissioner। कितनी खतरनाक बात कर दी, कहते तुम्हें स्टे नहीं दूंगा मैं जब तक कि तुम 30% टैक्स जमा ना कराओ। अगर उन्होंने करोड़ रुपया टैक्स जमा कराने को कहे तो 30 लाख जमा कराओ, अगर उन्होंने 2 करोड़ जमा कराने को कहे तो 60 लाख जमा कराओ, अगर 10 करोड़ जमा कराने को कहे तो 3 करोड़ जमा कराओ। कहते इसके बगैर तुम्हें इजाजत नहीं मिलेगी। तो बहुत भयानक शर्त लगा दी। कल तक लाइन यहां लिखी हुई थी, कल तक लाइनें इतनी लिखी हुई थी, ऑन एप्लीकेशन द कोर्ट में स्टे रिकवरी, कल तक ये लिखा होता था। और आज क्या लिखा हुआ है? द कोर्ट में स्टे रिकवरी इफ टैक्स पेयर मेक्स अ पेमेंट ऑफ एटलीस्ट 30%। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये इजाजत भी अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने के लिए आपको, क्योंकि इसने फैसला भी 6 महीने में सुनाना है ना।
इसने फैसला भी 6 महीने में सुनाना है ना, तो इसलिए ये इसने छूट भी कितने अरसे की दे देगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, 6 महीने की छूट है आपको। Where tax recovery stayed by High Court, such order shall expire in 6 months. तो कितने महीने की आपको छूट मिल गई? 6 महीने की, फॉलोइंग द डे ऑन विच इट वाज एंड, अनलेस, लेकिन ये छूट खत्म हो जाएगी unless the reference is decided against you, unless the reference is decided against taxpayer before 6 months. अगर 6 महीने से पहले ही आपके खिलाफ फैसला आ गया, फिर तो आपको कोई छूट नहीं है, फिर आपको फौरन क्या जमा कराना चाहिए? बाकी 70% टैक्स। फिर आप फौरन बाकी 70% टैक्स जमा कराएं, फिर अब आप कुछ नहीं कर सकते। सही है? और सच ऑर्डर इज विड्रॉन बाय हाई कोर्ट अर्लियर। सच ऑर्डर से क्या मुराद है? इजाजत। उसने इजाजत वापस ले ली। इजाजत किस चीज की दी थी? कि 6 महीने तक टैक्स से मना कराओ, और बाद में दी हुई इजाजत क्या ले ली? वापस ले ली। चलें, बड़ी आसान सी बात है, इसको जरा रिवाइज करें। If a reference is made to High Court, tax shall still be payable as per the order of appellate tribunal or commissioner. लेकिन अगर आप टैक्स को जमा नहीं कराना चाह रहे, तो फिर आप नीचे आ जाएं, ऑन एप्लीकेशन, और कमिश्नर को एक दफा बता देना, ये करने लगे हैं। ऑन एप्लीकेशन बाय द हाई कोर्ट में स्टे रिकवरी, ये तो कल वाला लफ्ज है, द हाई कोर्ट में स्टे। इसके लिए शर्त क्या है? टैक्स पेयर कम से कम 30% पैसा दे, जो किसने कहा था? और जब कभी टैक्स रिकवरी स्टे हो जाए, जब कभी टैक्स रिकवरी फ्रॉम होम, किससे टैक्स रिकवरी हो रही थी? कौन कर रहा था? कमिश्नर। टैक्स रिकवरी कौन कर रहा था? कमिश्नर। एपीलेट ट्रिब्यूनल, कमिश्नर, अपील, हाई कोर्ट जज है, ये नहीं रिकवरीज करते। रिकवरी कौन करता है? कमिश्नर। तो वे टैक्स रिकवरी स्टेड, रिकवरी कौन कर रहा था? कमिश्नर। किससे? तो वेयर टैक्स रिकवरी स्टेड बाय हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, तो ये कितने अरसे तक आप टैक्स जमा ना कराएं? फॉलोइंग द डे ऑन विच इट वाज मेड, अनलेस, लेकिन आपको एक सूरत में टैक्स जमा कराना पड़ेगा। समझ आ गया ना मतलब अनलेस का? लेकिन आपको दो सूरतों में टैक्स जमा कराना पड़ेगा। नंबर 1, द रेफरेंस इज, फिर तो आपको 6 महीने से पहले आपके खिलाफ फैसला आ गया, फिर आप टैक्स जमा कराएं, या सच ऑर्डर इज, अच्छा, एक उसने क्वेश्चन दिया है बड़ा अच्छा सा इस लाइन में, टैक्स रिकवरी, इसके लिए आपको एप्लीकेशन भी नहीं देनी, इसके लिए आपको एप्लीकेशन भी नहीं देनी, मैं भी लिखवाता हूं। However, tax recovery will never be made, टैक्स रिकवरी नहीं हो सकती। ये तो बड़ी खुशी की बात है। For 30 days from the date of communication of, असल में 30 दिनों में टैक्स रिकवरी क्यों नहीं हो सकती? इनके फैसले के बाद कोई वजह बताए। 30 दिन तो तुम कमिश्नर चुप ही रहना, 30 दिन तो तुम टैक्स ना मांगना, जो इन्होंने कह दिया है। इससे क्यों ना मांगना, बताएं? क्योंकि 30 दिनों में वो अपील कर सकता है। क्योंकि 30 दिनों में वो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। तो बात दोबारा सुन लें, टैक्स पेयर के पीछे कमिश्नर पड़ा हुआ है कि पैसे दे दो जो इन्होंने कहे हैं। लॉ मेकर कहते हैं नहीं, 30 दिन तक इससे पैसे ना मांगो, इनके फैसले के बाद, इनके फैसले के बाद 30 दिन तक इनसे पैसे ना मांगो, क्योंकि हो सकता है 30 दिनों में ये कहां जा रहा हो? आगे हाई कोर्ट। लेकिन अगर उसके बाद भी आप रिकवरी चाहते हैं, उसका फिर तरीका यह है कि आप हाई कोर्ट को एप्लीकेशन दें, वो आपको कहेगा 30% टैक्स जमा करवाओ, और 6 महीने तक अब आपको पीछे कमिश्नर नहीं पड़ेगा। समझ आ गई बात? तो कोई एक बहुत बड़ा बेनिफिट बताएं जो टैक्स पेयर को अवेलेबल है, जिसके लिए उसने एप्लीकेशन भी नहीं देनी। नो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम टैक्स पेयर, उर्दू में लिख लें। इसके लिए तो टैक्स पेयर ने एप्लीकेशन भी नहीं देनी, इसके लिए तो टैक्स पेयर ने एप्लीकेशन भी नहीं देनी।
However, कोई नहीं, प्रिंसिपल साहब कौन सा कमरे में थे, तू ऐसे परेशान हो गया. However, टैक्स रिकवरी shall never be made. कितने दिनों के लिए छोड़ दें उसको? 30 days. 30 days of what? Of date of communication of order of appellate tribunal or commissioner. वजह समझ आ गई? लेकिन अगर इसके बाद भी आप लेना चाहते हैं छूट, तो उसके लिए क्या करें फिर? उसके लिए फिर आप एप्लीकेशन दें, लेकिन आपको 30% टैक्स जमा कराना पड़ेगा. और कितने दिन की छूट मिल जाएगी आपको? 6 महीने. और आखिरी बात जी आज की, फिर हम इसको क्लोज कर रहे हैं, बस न्यूमेरिकल एक करना है आज. आखिरी बात यह है कि क्या हर दफा आपको टैक्स रिकवरी का स्टे ही मिल जाता होगा, या कभी कभी आपको टैक्स जमा भी कराना होता होगा जिंदगी में? कभी कभी जमा भी करवाना होता होगा ना, कभी कभी स्टे नहीं मिलता होगा. अब एक ऐसा सिनेरियो जहन में लाएं जब आप टैक्स ऑलरेडी जमा करा चुके हैं. टैक्स ऑलरेडी जमा, या तो आप टैक्स जमा करवा चुके हैं डिमांड नोटिस आने पे ही जब अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हुई थी, या आप टैक्स जमा करवा चुके हुए हैं इनका ऑर्डर आने के बाद, क्योंकि आपने हाई कोर्ट को एप्लीकेशन नहीं दी थी. तो कोई ऐसा सिनेरियो भी तो दुनिया में बन सकता है जब आप टैक्स जमा करा चुके हो ऑलरेडी, या नहीं बन सकता? बन सकते. हो सकता है आप टैक्स ऑलरेडी जमा कराए हो. एक सिनेरियो ऐसा सोचें जिसमें टैक्स पेयर ने इसको टैक्स जमा करा दिया हुआ है, और अब हाई कोर्ट का फैसला इसके हक में आ गया. इसके हक में आ गया. 30% छोड़ें आप, बस जो भी है, जो भी टैक्स आप जमा करा चुके हैं, टैक्स पेयर ने टैक्स जमा करा दिया वह सारा कमिश्नर के कहने पे, क्योंकि उसने हाईकोर्ट को एप्लीकेशन दी थी. हाईकोर्ट ने कहा मैं एप्लीकेशन रिजेक्ट करता हूं, जा चला जा. हाईकोर्ट ने नहीं दिया स्टे. तो एक ऐसा सिनेरियो सोचें, टैक्स पेयर ने कमिश्नर को टैक्स जमा करा दिया हुआ है, लेकिन जब हाईकोर्ट का फैसला आया 6ठे महीने, तो हाईकोर्ट ने कहा मुबारक हो, मुबारक हो, आपके यहां आप केस जीत गए हैं. मुबारक हो, आप केस जीत गए. अब असूली तौर पे टैक्स पेयर को कमिश्नर के पीछे जाना चाहिए. अब तेरे से रिकवरी करने आ रहा हूं मैं, चल निकल बाहर, अब मेरे फंड दे मुझे. अब क्या दे? ऐसी सूरत में अगर कमिश्नर हाईकोर्ट के फैसले के 30 दिन में हाईकोर्ट दोबारा चला जाए और हाईकोर्ट को कहे यार मैंने रिफंड नहीं करना क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट चाह रहा हूं, तो हाईकोर्ट कहेगा चल फिर ठीक है, तेरी मर्जी, ना कर. बात खत्म होगी. जो मुस्कुराए उनको बात समझ आ गई है. बाकी दोबारा सुन लें. एक ऐसा सिनेरियो सोचें, टैक्स पेयर ने किसको टैक्स जमा करवा दिया हुआ है? कमिश्नर को. हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया टैक्स पेयर के हक में. अब टैक्स पेयर जाएगा कमिश्नर से टैक्स लेने, वापस अपना रिफंड लेने. कमिश्नर 30 दिन में एप्लीकेशन दे देगा हाई कोर्ट को कि हाई कोर्ट, मैं आपको एक एप्लीकेशन दे रहा हूं कि मेरा इरादा है सुप्रीम कोर्ट जाने का, तो मैं आपको एप्लीकेशन दे रहा हूं, आपने जो कहा है ना टैक्स से रिफंड करे, वो मैं नहीं करा यार, जान दें, मैं आगे सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं. तो फिर टैक्स पेयर को तब तक पैसे वापस नहीं मिलेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए. तो फिर ये टैक्स पेयर के पैसे फंस जाएंगे. हालांकि हाई कोर्ट ने इसके हक में फैसला सुना दिया. फील करें जरा इसको, इसका सर देखें, इसके हक में फैसला आ गया. जी जाहिर बात है, 30 तो पहले जमा हो चुके हैं. अच्छा हाँ जी, अच्छा पढ़ें जी. if the tax is reduced in judgment by high court, if the tax is reduced in judgment by high court, अगर टैक्स रिड्यूस कर दिया गया हाई कोर्ट ने, एंड सम टैक्सेस नाउ रिफंडेबल. रिफंडेबल किसको? तो हाई कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन बाय कमिश्नर विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ जजमेंट, कमिश्नर 30 दिन में एप्लीकेशन दे देगा दैट ही वांट्स टू मेक अपील टू, ही कौन? कमिश्नर. तो हाईलाइट मेन बात करें, हाई कोर्ट में मेक एन ऑर्डर
ऑथराइज, मेक एन ऑर्डर टू पोस्टपोन द रिफंड। बस ये मेन लाइन है पूरे सेक्शन में। द हाई कोर्ट में मेक एन ऑर्डर टू पोस्टपोन द रिफंड। ये लाइन अगर आपको समझ आ गई है तो बाकी इंशाल्लाह रिदम पूरा समझ आ जाएगा। इस लाइन का मतलब कोई बताए। द हाई कोर्ट में मेक एन ऑर्डर टू पोस्टपोन रिफंड, बोलें। वो छोड़ें, कमिश्नर को सिर्फ इस लाइन का मतलब बताएं। हाई कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि टैक्स पेयर का रिफंड पोस्टपोन कर दो अनटिल, कब तक, डिस्पोजल ऑफ अपील बाय, जब तक के सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए। अब आज आप 150 पे आइएगा इंशाल्लाह। इसमें कोई 2-3 छोटे मोटे जो पास्ट पेपर आसान वाले रह गए हैं वो कर लेंगे, और एक दफा हाई कोर्ट वाला सेक्शन याद कर लेंगे इधर ही बैठ के इकट्ठे, ताकि आपको 2:10 तक या 15 तक फ्री कर दिया जाए। सर उमर की कितने बजे क्लास है दूसरी? 2:15 बजे, ठीक है। बहरहाल हमारी वही 15-20 मिनट की क्लास होगी, है मैक्सिमम 25 मिनट की हो जाएगी, जिसमें हम ये रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो आज हमने कुछ खास नहीं पढ़ा, ये वाली बातें थी मैंने आपको रिवाइज करा दी थी हाई कोर्ट वाली, और फिर उसके बाद ये स्टे है, इसको भी इंशाल्लाह अगली क्लास में बैठ के याद कर लेंगे। समझ तो आ ही गया सब कुछ। इसमें 3-4 बातें हैं मोटी मोटी। असूली तौर पे आपको टैक्स दे देना चाहिए, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन दें तो फिर आप 30% दे दें, 70% का स्टे मिल जाएगा 6 महीने तक। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर ही आपके खिलाफ फैसला आ जाए या कमिश्नर अपनी इजाजत वापस ले ले तो फिर आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। एक और बात है कि 30 दिन आपको कोई नहीं छेड़ेगा, उसके लिए आपको एप्लीकेशन भी नहीं देनी। और एक नई बात पड़ी है, अगर हाई कोर्ट आपके फेवर में फैसला सुना दे और कमिश्नर को आप पैसे आपको वापस करने चाहिए, तो कमिश्नर कहेगा मैं आपको पैसे वापस नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कहां जा रहा हूं? सुप्रीम कोर्ट। चैप्टर 12, पेज नंबर 304। काम काज एंड कंपनी, मुद्दिब खड़े हो जाए सवाल के आगे, कोई जरूरत नहीं। काम काज एंड कंपनी इज एन एओपी with the 3 partners, बाकिर, उमर एंड सदाबहार प्राइवेट लिमिटेड। तो पहली दफा हमारे सिलेबस में ऐसा न्यूमेरिकल आया है जिसमें एओपी के पार्टनर्स में से एक पार्टनर कंपनी है। तो पहली दफा हमारे सिलेबस में ऐसा न्यूमेरिकल आया है। इसमें 2 लाइनें सवाल के अंदर आएंगी, एक लाइन सवाल में नहीं आएगी पूरे सवाल में, वो जरा फोकस करके देखिएगा, वो फिर मैं आपको लॉ की प्रोविजन भी बताऊंगा। Following information is available with regard to AOP and its partners for tax year 2020 and tax year 2021. AOP's income for 2020 and 2021 are as follows. AOP ने 2020 में 18 मिलियन का लॉस कमाया है और 2021 में 25 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है, और AOP की डिविडेंड इनकम आई है 4 मिलियन की। स्टार डला हुआ है यहां पे। इस तक पहुंचते हुए कमीशन दिया है हमने पार्टनर को, पार्टनर का नाम है सदाबहार। हमारी एओपी का नाम है कामकाज और पार्टनर है 3, बाकिर, उमर और सदाबहार। सदाबहार को हमने कमीशन दी है। जाहिर बात है एओपी पार्टनर्स को कोई भी कमीशन वगैरह दे, बोनस दे, सैलरीज दे, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। इसके अलावा बाकिर का डाटा उसने आपको दे दिया है और उमर का डाटा दे दिया है। इसको तो छोड़ें, एओपी का सवाल बस इतना सही है, बाकिर और उमर का डाटा आ गया। तो प्रोविजंस ऑफ ऑर्डिनेंस के मुताबिक पहले एओपी की इनकम निकालें और उसके बाद जो है वो बाकिर और उमर की निकालें। और किस किस साल की निकालें? 2020 की भी और 2021 की भी। चलें जी, पहला सफा एओपी के लिए,
दूसरा सफा बाकिर के लिए और तीसरा सफा उमर के लिए और चौथा सफा वर्किंग वन के लिए। सदाबहार का न्यूमेरिकल तो नहीं उसने मांगा, क्योंकि आपको उसको पता है कि आपके सिलेबस में कंपनीज के न्यूमेरिकल नहीं है, इसलिए सदाबहार का उसने न्यूमेरिकल नहीं मांगा। तो चौथा सफा आपने अपने रजिस्टर का निकाल लिया, ये अपने माथे पे मलें और फिर सॉरी वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस किसकी भाई? एओपी की। किस साल की माय डियर? 2020 की। बताएं जी एओपी का प्रॉफिट कितना है एज पर क्वेश्चन? 18 मिलियन। इस तक पहुंचते हुए कितना माइनस हो चुके? 7,000। तो इसका प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन कितना है जी? 18 मिलियन। इसमें ऐड कर दें जो जो खर्चे नॉट अलाउड है। कमीशन ऑफ 7,000 11,000 जी शुक्रिया 11,000। ओके चलें एओपी के न्यूमेरिकल का मुंह बना लें। सो अभी तो हमने इशू किया था, अभी मुंह जी मुंह बना लें, थोड़ी देर में मुंह भी बन जाना है जी। पहले सफे पे आ जाए गाइस, आगे जलाऊं आगे, शुक्रिया शुक्र है, आराम से मान जाते। कामकाज एओपी, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अच्छा ये सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल नहीं है, ओके टैक्स ये 2020। ओके गाइस इनकम फ्रॉम बिजनेस। मैं तो अच्छी सवारी हूं मुझे जहां मर्जी बिठा, सॉरी मैं तो अच्छी सवारी हूं मुझे जहां मर्जी बिठा दो। सवारी तो बैठने को तैयार है भाईजान, सवारी बैठने को तैयार है, अब क्या करें? लिख लें बेशक अच्छी सवारी, सवारी तो बैठने को तैयार है लेकिन बस नहीं है। तो मेरे ख्याल से फिर ऐसे लिख दीजिएगा आप लोग, इनकम फ्रॉम बिजनेस बस ऐसे लिख दीजिएगा। चलें जी इनके टोटल्स कराएं माय डियर। टैक्सेबल इनकम 0, टैक्स निकलवाएं जरा इसका टैक्स। लेकिन जाहिर बात है अगर इसकी सेल दी होती और सेल 100 मिलियन से ज्यादा होती तो फिर मिनिमम टैक्स निकालते, लेकिन ये तो इंशाल्लाह अभी एक दफा 1-2 दिन में जरा थ्योरी हमारी खत्म हो लेने दें, फिर देखें आपको न्यूमेरिकल्स में कैसे डुबकियां लगवानी है। अंदर ही नहीं रह जाना, बाल इंशाल्लाह आपके हमारे हाथों में होंगे इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना, बाल आपके हाथों में अपने हाथों में रखेंगे। अगर जड़ें मजबूत हैं उनकी तो बाल टूटेंगे भी नहीं इंशाल्लाह, पता चलेगा घर वालों ने कितना सरों का तेल लगाया हुआ है। अच्छा जी आप भाई कैरी फॉरवर्ड कितना कर लें? वो जो न्यूमेरिकल के एंड पे चिन्ह पे चीजें डालते हैं, कैरी फॉरवर्ड कितना कर लें? इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस अगले 6 साल तक 2021, 22, 23, 24, 25, 26, तो कैरी फॉरवर्ड कर ले बिजनेस का लॉस, क्योंकि ये बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन है। डन। अब आप पहले सफे पर जगह छोड़ दें खाली, ताकि हम 2021 का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें वक्त आने पे एओपी का। मेरे दिल में अभी ये आ रहा है कि 2020 का बाकी दोनों पार्टनर्स का न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देते हैं। आपके दिल में क्या है? एओपी का 20-21 का करें, फिर पार्टनर का 20-21 का करें, फिर पार्टनर का 20-21 का करें, या सबका पहले 2020 का कर ले? चलें ठीक है, मेरी पहले वाली बात आप लोगों ने पता नहीं ऐसी कह दी, दिल में आई थी नहीं आई थी बोल दी, तो ठीक है सबका पहले 2020 का कर लें। अभी किसका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया? किस साल का? 2020 का। पहले सफे के ऊपर आपने सॉल्व कर लिया, दूसरा तीसरा सफा खाली है, चौथे पे आपने वर्किंग 1 कर लिया। अब सवाल सॉल्व करने को आप लोगों ने मुझे कहा कि बाकिर का सवाल सॉल्व करना है। किसका सवाल सॉल्व करना है? अच्छा एक मिनट, पार्टनर्स का न्यूमेरिकल करने से पहले
मुझे ये बताएं, पार्टनर्स का न्यूमेरिकल करने से पहले वर्किंग नंबर 2 जो करते थे वो करनी है डिविजिबल इनकम वाली, या लिखिए आज डिविजिबल इनकम किस साल की? 2020 की। डिविजिबल इनकम तो डिवाइड करनी होती है ना, तो इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, या ये वाली डिविजिबल इनकम डिवाइड करनी है या नहीं करनी? नहीं करनी, क्योंकि किसको डिवाइड करना है? अंडे को, और ये अनलकीली अंडा भी नहीं है, तो अंडा होता तो फिर भी हमको डिवाइड कर देते खाने वाला, तो ये तो अंडा, ये तो आंडा है। तो आप बताएं इसको डिवाइड करें, डिविजिबल इनकम 2020। ठीक है, तो लिखें उर्दू में, यहां एओपी को लॉसेस आ रहे हैं, टैक्सेबल इनकम 0 है, इसलिए ये वर्किंग नहीं करेंगे। बड़ा बड़ा सा करके लिखें भाई, बड़ा बड़ा सा करके, एओपी को लॉसेस आ रहे हैं, टैक्सेबल इनकम नहीं है, इसलिए ये वर्किंग नहीं करेंगे। एओपी को लॉसेस आ रहे हैं, वो नहीं हो रहा था वॉमिटिंग, सॉरी, इस किस्म का सिनेरियो बनाया ना एओपी का इस वक्त। एओपी को लॉसेस आ रहे हैं, टैक्सेबल इनकम नहीं है, इसलिए ये वर्किंग नहीं करेंगे। हाँ, अच्छा जी, अब पार्टनर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। बाकिर ने कैपिटल गेन इनकम कमाई है, बाकिर ने कैपिटल गेन इनकम कमाई है, तो बाकिर ने जो माय डियर कैपिटल गेन इनकम कमाई है वो कितनी है? 52 लाख। लेकिन माय डियर ये तो 30 जून 20 में कमाई नहीं, ये किस साल कमाई है? 30 जून। तो बाकिर ने कुछ भी नहीं कमाया 30 जून 20 के साल में। लेकिन सवाल कह रहे हैं कि बाकिर का न्यूमेरिकल सॉल्व करें 2020 का, बाकिर का न्यूमेरिकल सॉल्व करें, टैक्सेबल इनकम भी निकालें और टैक्स भी निकालें 2020 की। बाकिर कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया 2020 में। चलें कोई नहीं, दूसरा सफा निकालें, दूसरा सफा निकालें। मिस्टर बाकिर, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन टैक्स ईयर 2020, वो सारा खुद ही लिख लीजिएगा। बाकिर की टैक्सेबल इनकम बताएं जरा 2020 की टैक्सेबल इनकम। 0। अच्छा, एड शेयर फ्रॉम एओपी, शेयर फ्रॉम एओपी, एओपी से तो शेयर इसको आया ही नहीं। ये देख लें या दिखाऊं? नजर आ रहे हैं? नजर आ रहे हैं या दिखाऊं? आ रहे हैं नजर, तो बोला करें। एओपी से तो इसको कुछ आया नहीं। अब जबरदस्ती हम फॉर्मेट बना रहे हैं इसका। आप टैक्सेबल इनकम दोबारा बता दें फॉर रेट पर्पस। 0, टैक्स नो नीड, और एक्चुअल टैक्स 0। याद है? कोई याद है कैलकुलेशंस? ये देखे ना, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स। कितने लोगों को याद है कि टैक्सेबल इनकम में शेयर फ्रॉम एओपी ऐड होता था पार्टनर का? तो टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आ गई, लेकिन इसका टैक्स निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0 है। नो नीड डिवाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। ये किसका सवाल सॉल्व हो गया? बाकिर का। किस साल का? 2020 का। अब किसका सवाल सॉल्व करना है? उमर का। किसका? 2020 का। करें। उमर इज अ सोल प्रोप्राइटर, ही अर्न 6 मिलियन इन 2020 एंड 25 लाख इन 2021। इसने तो कमाया है, अल्लाह का शुक्र है कुछ। ये तो अब इसका अपना बिजनेस है ये। अब मैं क्या बताऊं, इसके अपने बिजनेस है, बता दूं? चलें देखेंगे। अब तीसरा सफा, मिस्टर
उमर, इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, टैक्स ईयर 2020, इनकम फ्रॉम बिजनेस। मैं देख लेता हूं, बस होने नहीं, 111 दिन गुजर चुके हैं हम, अब नहीं। मैं 6000 टैक्सेबल इनकम मैं निकाल लेता हूं, मैं निकालनी आती है। टैक्सेबल इनकम 6 मिलियन। अगर पहले दिन से ऐसे पढ़ाया जा रहा होता तो आप लोगों ने तो दूसरे दिन उठ के चले जाना, यार अपनी लगी रहना। एड शेयर फ्रॉम एओपी, तो थोड़ी सी मेरे भाई अगले बंदे जरा खुल जाया करें, फिर कुछ इधर उधर की बंदा बात करते हैं, आप अगले बंदे से भी खुलते हैं नहीं, और उससे पहले दिन से ऐसे। अच्छा, एड शेयर फ्रॉम, 111 दिन बड़े होते हैं खुलने के लिए। एड शेयर फ्रॉम एओपी, एड शेयर फ्रॉम एओपी, कितना है जी शेयर फ्रॉम एओपी? 0। अब तो आप लोगों को याद आ रही है ना बातें, टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस, बोल दें 6000। अब वैसे आपका दिल चाहे तो क्या कहते हैं, बस इसी का टैक्स निकाल दें, लेकिन आप मेरे ख्याल से फॉर्मेट पे चलें, एक्चुअल टैक्स इसका निकालें 6000 का। नो नीड नहीं भाई, इधर क्यों नो नीड, इस 6000 पे टैक्स निकालें। नो नीड पता है कब लिखते हैं? जब यहां 0 आए, ये बताया था। अभी तो इसका टैक्स बनता है भाई, निकालें। वन 6100000 प्लस 45% ऑफ 4 लाख इज इक्वल टू बाय 1790। एक्चुअल टैक्स नहीं, मादरत आप लोगों ने भी बोला नहीं, टैक्स। अब निकालें एक्चुअल टैक्स। 1790 अगर बनता है 6000, इधर देखें सारे, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली वो बराबर ही आज। तो अब क्या करूं मैं, 1790 अगर बनता है इस वाले 6000 पे, ये मैंने ये वाला 6000 उठाया, तो मेरे कैलकुलेटर बता दो इस वाले 6000 पे कितना बनता है। कैलकुलेटर भी पागल हो गया, कहता है जरा 1 मिनट बाद कैलकुलेटर ने जवाब दिया 1790। What a technical calculation made on calculator. भाइयों नो नीड प्लीज हर जगह नहीं लिखना होता। नो नीड याद कर लिया तो नो नीड तब लिखने जब टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस 0 हो, जब टैक्सेबल इनकम फॉर। अच्छा, यहां मैं आपको ये मशवरा दे सकता हूं कि ये लंबा काम करने की जरूरत नहीं, एक दफा टैक्स निकाल लें, लेकिन फॉर्मेट क्यों छेड़े हम? फॉर्मेट मैंने इधर भी नहीं छेड़ा, फॉर्मेट तो बरकरार रखे ना, फॉर्मेट तो ना छेड़े चीजों के, फॉर्मेट पे ही रहे हमेशा। तो बताएं जी, समझ आ गया? 6000 ने सारी गेम डाली थी, और आप लोग, कोई गेम थी भी नहीं वैसे। बिजनेस इनकम कितनी है माय डियर इसकी? 6000। तो नॉर्मल वाली टैक्सेबल इनकम, शेयर फ्रॉम एओपी 0, टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस 6000, टैक्स 17, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, तो कम वाली इनकम भी यही है। मैं क्या करूं, क्योंकि ये 0 था ना आज तक, असल में ये कभी 0 आया नहीं था ना, इस वजह से आप फिर परेशान हो रहे हैं। आज तक ये कभी 0 आया नहीं था। डन जी, चलें आगे। तो ये 2020 के तीनों को फारग कर दिया। आप कौन सा सवाल करना है? 2021 में देखें जी, एओपी ने क्या कमाया? 25 मिलियन, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है स्टार डाल के? नेट ऑफ एनुअल कमीशन ऑफ 7 मिलियन। चलें, वर्किंग नंबर 3, इनकम फ्रॉम एओपी माय डियर किस साल की? 2021 की।
जी भाई, कितना है नेट प्रॉफिट सवाल में? 25,000। $25,000 तक पहुंचते हुए क्या माइनस हो गया वह? कितना कमीशन है, कोई बताए जरा मुझे, कितना कमीशन माइनस हुआ है? 7,000। इसको क्या कर दें, ऐड कर दें। जब तक हमारी तरफ से ऐलान नहीं होगा ना कि सिलेबस खत्म हो गया, आपने किसी स्टेज पे भी नहीं समझना कि सिलेबस खत्म हो गया। इंशाल्लाह प्रॉपर ऐलान किया जाएगा। 32,000, ठीक है। ये आ गई मेरी करंट ईयर की इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में ना अक्सर बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, ऑनलाइन में भी फिजिकल में भी, कि लॉसेस को वर्किंग में माइनस करना होता है या फेस पे लाके? भाई लॉसेस को फेस पे लाके माइनस करना होता है, लेकिन बिजनेस इनकम में वर्किंग में ही माइनस कर लिया करें, क्योंकि इसमें 2-3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले पुराने साल के लॉसेस माइनस करने होते हैं, फिर हमारे साल की डेप्रिसिएशन, फिर पुराने साल की डेप्रिसिएशन। इसलिए बिजनेस लॉसेस को अगर वर्किंग में ही माइनस कर लें तो भी ठीक है, वो तो बाकी लॉसेस फेस पे ही किया करें माइनस। अब बता दें बिजनेस में इस साल प्रॉफिट आ गया और पिछले साल का बिजनेस का क्या पड़ा हुआ है, अब क्या करें? माइनस कर लें, माइनस कर लें पुराने साल का लॉस, फिर माइनस करेंगे हमारे साल की डिडक्शन, वो दी नहीं हुई, फिर माइनस करेंगे पुराने साल की, वो भी सवाल में दी। तो बस अब क्या माइनस कर लें, सिर्फ पुराने साल का, 6 साल पुराने माइनस कर सकते हैं, ये तो पिछले साल का लॉस है। लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, बताएं जी। 21,000 मेरी इनकम आ गई, पुराने साल के क्या माइनस करके? लॉसेस। अच्छा जी, अब मैं खुला खुला करके क्या सॉल्व करने लगा हूं? एओपी का न्यूमेरिकल। किस साल का? 2021 का। स्क्रीन पे कर देते हैं। एओपी का न्यूमेरिकल 2021 का। बताएं जी, इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस लॉसेस लूसेस माइनस करके जो वर्किंग नंबर 3 से आपने निकाल ली है, वो बताएं कितनी है? 21,000। और कोई इनकम अगर एओपी ने कमाई हो तो वो भी, ये 21,000 आपका इधर से आ गया। और कोई इनकम अगर एओपी ने कमाई हो तो बता दें। डिविडेंड इनकम, इनकम फ्रॉम फाइनेंस, जी बोलें। 4,000, 25,000। डन जी। लेस कर दें, आ जाके 21,000। अच्छा, एओपी के न्यूमेरिकल में लाइन नहीं होती ऐड शेयर फ्रॉम एओपी। एओपी ने कहा मैं खुद एओपी हूं, मेरा कौन सा शेयर फ्रॉम एओपी, मैं तो एओपी हूं, मैं तो दूसरों को देती हूं शेयर। तो इसके न्यूमेरिकल में लाइन नहीं होती ऐड शेयर फ्रॉम एओपी। भाई ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने जरूर करना है। जो आप लोग कोई कह रहे हैं रिवीजन प्लान दे दें, उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, कम से कम वो कर लिए जाएं ताकि सारे एस्पेक्ट कवर हो जाएं। इससे ज़्यादा और क्या रिवीजन प्लान हो सकता है। तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने ज़रूर करना है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, एक नया कॉन्सेप्ट है, 21,000 में से सदाबहार को उसका हिस्सा दे दें। चपेड़ वो निकल चुका है पहले ही।
21,000 में से सदाबहार को 100 रुपये वापस कर। 21,000 में से 21,000 में से आप दे दें, क्या कहते हैं, सदाबहार को हिस्सा। जिंदगी में पहली दफा टैक्सेबल इनकम के नीचे हमने लेस का साइन डाला है, हालांकि टैक्सेबल इनकम पे तो चैप्टर 4 के रेट लगते हैं। इस वजह से टैक्सेबल इनकम के नीचे हमने लेस का साइन डाला है कि हमें एक प्रोविजन पड़ी हुई है लॉ की, जो आज पहली दफा हम जो है वो देखने लगे हैं। थ्योरी में तो पड़ी हुई है, इफ एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ एन, ये पेज 293 था ना, पहला सफा था एओपी के चैप्टर का। इफ एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ, अभी एक मिनट, इफ एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ एओपी इज अ कंपनी, द हिस्सा ऑफ कंपनी शेल बी थ्रोन अवे फ्रॉम द इनकम ऑफ एओपी। टोटल नहीं, टैक्सेबल इनकम ही होती है। शेल बी थ्रोन अवे फ्रॉम द इनकम ऑफ एओपी। और कंपनी क्या करेगी, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, कंपनी उस पर खुद टैक्स दे। ये हिस्सा थ्रो अवे कर दें, कंपनी का हिस्सा थ्रो अवे कर दें, कंपनी को उसका हिस्सा दे दे। 50 डिवाइडेड बाय 100 और 20 डिवाइडेड बाय 100 जो है वो बाकिर का है, 30 डिवाइडेड बाय 100 उमर का है, और 50 डिवाइडेड बाय 100 सदाबहार के, इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, 11,010। भाई ये लाइन नई थी रेड में, बाकी फिर सवाल उसी तरह है। अब दोबारा एक टैक्सेबल इनकम निकल आई, इस लाइन के लिए ये सवाल करवाया था। अब कोई बच्चा ना सॉल्यूशन में जाके ही इसके चैप्टर 4 वाला टेक्स्ट बता दे, अब टाइम नहीं है, सॉल्यूशन में जाके इसके चैप्टर 4 वाला टेक्स्ट बता दें। सॉल्यूशन तो आप लोग पहले ही खोल के रखे होते हैं। तो हाँ जी, एक भाई ने कैलकुलेट कर लिया है, 3815। सरचार्ज भी ऐड करना है, तो सरचार्ज डाल के आपने बताया 3815 या डाले बगैर? डाले बगैर सरचार्ज, क्योंकि ये इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है, तो सरचार्ज कितना बन जाएगा? 382 जी। और यार एक वो जो अजीब सा काम करना होता है, डिविडेंड का टैक्स ऐड करके लेस कर दें, तो डिविडेंड का टैक्स ऐड करें। हाँ, एओपी का टैक्स मांगा नहीं हुआ तो ठीक है, एओपी की खाली कह रहे हैं टैक्सेबल इनकम मांगी हुई है, टैक्स नहीं मांगा हुआ, तो चलें निकाल लें। अब शुरू हो गया तो निकाल लें, लेकिन ऑब्वियसली सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, फर्क क्या पड़ता है रिवीजन के लिए। टैक्स ऑन डिविडेंड, वेल डन। टैक्स ऑन डिविडेंड 4,000 ज़रब जी बोलें 600, जवाब 4797 लेस डिविडेंड का टैक्स बोलें, तो जवाब 4197। अच्छा, मोहतरम, इसी बात की कॉन्टिन्यूएशन में आप लोग वर्किंग नंबर 4 कर लें, पेज नंबर 4 पे, वर्किंग नंबर 4 इसी बात की कॉन्टिन्यूएशन में। भाई आप मुझे कोई बच्चा बता दे डिविजिबल इनकम में कैसे बांटूं 2021 में। अब तो मैं बांटूंगा,
लेकिन कितनी बांटूं, ये तो आज मजा आएगा। कितनी बांटूं, क्योंकि एक को तो बांट दिए, तुझे तो वंड दी, मुझे कुछ दोगे? बाकिर, उमर, सदाबहार, चपेड़, मुझे कुछ दोगे? तो इधर तुझे अंडे लेने आया था, इधर नहीं तुझे दिया 10,500, इसको तो पहले ही बांट के फारिग कर दिया हुआ है। और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। बेनिफिट क्यों है? एकदम इतनी इनकम बाहर निकली, हमारी टैक्सेबल इनकम किसी लोअर स्लैब में भी गिर सकती थी, बहुत फायदा होता है ये कंपनी को हमने बाहर निकाल दिया है। आप बताएं डिविजिबल इनकम किस किस में बांटे हैं? बाकिर में, उमर में और सदाबहार में? नहीं, आज इस तरह लिखेंगे, सदाबहार को नहीं बांटेंगे, एसपीएल को नहीं बांटेंगे। अच्छा, बच कितना गया है प्रॉफिट वैसे? 10,500, 10,500। और कोई बोनस वगैरह, कमीशन वगैरह? वो तो एसपीएल का था, वो तो नहीं, बस वो उधर तो कर दिया हुआ, बिजनेस इनकम ऐड कर दिया हुआ। उसके उसके शेयर में 10,500 भी जाएगा, कमीशन भी जाएगा। ये हमारे सिलेबस की चीजें नहीं है, हमें क्या सदाबहार क्या करें बस। हाँ, तो अब कमीशन किसका यहां लिखते थे? पार्टनर का। जिस पार्टनर का कमीशन लिखना है उस पार्टनर को मैं कैलकुलेशन में लाया ही नहीं। कमीशन लिखते थे, मुझे पता है, सैलरी लिखते थे, लेकिन किसकी लिखते थे? पार्टनर की। लेकिन उस पार्टनर को मैं इनकम कैलकुलेशन में लाया ही नहीं। आप बता दें बैलेंसिंग कितना बच गया? किसी ने की जरूरत क्लासें हैं तो जाएं, अब हम ये सवाल पूरा करके क्लास क्लोज करते हैं। 10,500। अब जरा देखें सारे, आप 10,500 को कैसे बांटेंगे? इंटू 20/100 नहीं कर सकते, इन दोनों का जमा कर लेंगे। ये भी 50 बना, लेकिन ये वाला 50 तो नहीं है ना। इन दोनों का जमा कर लेंगे। अब 2:3 की रेशो में बांटेंगे या 2:3:5 की रेशो में बांटेंगे? अब बचा ही किन के लिए? ये जरा एक और टेक्निकल पॉइंट आया करेगा इस सवाल में कि आप 10,500 को कैसे बांटेंगे? इंटू 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30 यानी 50, या अगर आप लोगों को याद नहीं रहना तो 20 प्लस 30 यानी 50 को इग्नोर करना है वो वाला, और बाकी 10,500 जैसे होता नहीं था ये सेल फॉर दिस पर्पज एंड ये, तो ये सिर्फ बाकिर और उमर को बांट दें। इंटू 30 डिवाइडेड बाय एसपीएल को क्यों नहीं डाला? उसको ऑलरेडी उसका हिस्सा दे चुके हैं। टोटल तो हमने इसको ना उस पर इधर ही स्क्रीन पर नोट कर लिया ताकि कल कलाम को जब हम कभी खोलें तो आपको ये बात याद रहे। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 304। अच्छा, अब जिसने कुछ जाना है इधर उधर कॉलेजेस में जाएं, आप मुझे 5-6 मिनट दे दें ताकि हम बाकी रोडसद का न्यूमेरिकल सॉल्व कर दें। उमर का किस साल का रह गया? 2021 का। बाकिर का भी और उमर का भी। आप बताएं जी, बाकिर ने क्या कमाया है? बाकिर ने क्या कमाया है? बाकिर ने क्या कमाया है? कौन सी वाली? सेपरेट ब्लॉक। बताएं भाई कितनी? आप लोगों को सवाल नजर आ रहा है या खोल के दिखा दूं? आ रहे सवाल नजर ना आप लोगों के पास है? कितनी कैपिटल गेन इनकम कमाई है? हाँ जी, 50,200। ओहो, इसकी कोई नॉर्मल रेजिम की इनकम है ही नहीं, तो क्या करें भाई आप बताएं? इसको लेस कर दें, क्योंकि इस पे कौन सा रेट लगना है? अलग रेट, 50,200।
इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? क्यों जीरो क्यों आ गई है? क्योंकि इसकी सारी इनकम कौन सी थी? सेपरेट ब्लॉक। अब क्या करें? ऐड शेयर। अब तो करना है ना यार, अब तो करना है। अब कितना शेयर है नजर मारें भाई। ये वाला 4200 उठाया करना, ये वाला नहीं, ये नीचे वाला 4200 उठा लिया। आप बता दें इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी बन गई फॉर 8 पर्पस? 4200। सॉरी मैंने आपको कहा था कि इधर जीरो आएगा तो नो नीड लिखेंगे, इधर जीरो आएगा तो बेसिकली नो नीड लिखना होता है। असल में फायदा कोई नहीं ना टैक्स निकालने का, टाइम जाया होगा, क्योंकि इन द एंड तो आपका एक्चुअल टैक्स जीरो ही बनना है ना, क्योंकि आपकी ज्यादा वाली इनकम तो है लेकिन आपकी कम वाली इनकम नहीं है। तो एक इस तरह के एक दो न्यूमेरिकल किए थे। अभी पास पेपर का 12 है ना, पास पेपर क्वेश्चन 6 देख लीजिएगा, उसमें भी यही था, पार्टनर्स कुछ कमा ही नहीं रहे थे। तो आप बता दें मैं टैक्स के साथ क्यों लिख लूं नो नीड? क्योंकि अगर मैंने 4200 पे निकाल भी लिया तो इन द एंड इसके ऊपर तो टैक्स नहीं निकलेगा ना। चलें 4200 पे निकल आया 1300, फिर मैं एक्चुअल टैक्स की जब लाइन डालूंगा तो क्या करूंगा? 1300 डिवाइडेड बाय 4200 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, वो तो ऐसे फिर कोई फायदा नहीं। एक्चुअल टैक्स नहीं, इधर नो नीड ना लिखें, यानी नो नीड डिवाइडेड बाय 4200 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। लेकिन एक चीज तो ये कमा रहे हैं ना, वो बता दें जो एक चीज कमा रहे हैं, एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। सही है? और बोले एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक इनकम कितनी है? 5200। अब जाके जरा देखें उधर कब खरीदा है, और यकम जनवरी 18 को। कौन से चैप्टर निकालने हैं? ये जो आप लोग पूछ रहे होते हैं ना रिवीजन होनी है नहीं होनी है, पता नहीं मैसेज, ये हो रही है, और भी करेंगे न्यूमेरिकल्स की। अब रिवीजन ये तो नहीं कि चैप्टर 1 के सारे सफे दोबारा पढ़ें, चैप्टर 2 के सारे सफे, चैप्टर 3 के सारे सफे दोबारा पढ़ें, वो तो नहीं रिवीजन होते हैं। हाँ ये इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल्स आपको रिवाइज कराएंगे हम, इंशाल्लाह जरूर कराएंगे हम, होते हैं दिलवाएंगे, बालों से पकड़ेंगे। चैप्टर नंबर 10। बस आजकल तेल लगाएं बालों को आप, सारा फोकस इस पे हो, जरा मजबूत हो जाए। कौन सा है जी? पेज नंबर 261। बोले माय डियर, एक्वायर्ड ऑनर बिफोर 30 जुलाई 14 ना, और होल्डिंग पीरियड प्रॉपर्टी का नाम क्या है? प्रॉपर्टी कौन सी है? कंस्ट्रक्टेड प्लॉट। तो कितने होल्डिंग पीरियड कितने हैं? यकम जनवरी 18, यकम जनवरी 19, यकम जनवरी 20, यकम जनवरी 19, यकम जनवरी 20, यकम जनवरी 21, तो 3 साल से ज्यादा। यही वाला बनता है ना 5%। चलें जी 5200 पे 5% लगवा दें, 260। अब किसका सवाल सॉल्व कर लें? यार इसने एक 5200 कमाया था, उसकी वजह से सारा मैस हुआ है। चलें अब मैं क्या करूं? उसने क्या कमा लिया? उसने भी कोई एक चीज कमा लिया मेरे ख्याल से। वो कौन है मिस्टर? उसने भी कुछ कमा लिया इस साल में, जरा नजर मारें कितना कितना। अब देखिएगा आगे फिर लुट मचती है कैसे। ये बिजनेस इनकम है, तो टैक्सेबल इनकम बोलें। अब क्या करते होते हैं पार्टनर के न्यूमेरिकल में, किसी को याद हो? टैक्सेबल इनकम तो निकल आई। अच्छा सवाल में ये तो नहीं लिखा हुआ टोटल टैक्सेबल दोनों बताएं, रिक्वायरमेंट पढ़ें। बस इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, बट टोटल भी बता दिया करें ना। पर टोटल भी यही है, टैक्सेबल भी यही है। टोटल इनकम ज़कात वगैरह नहीं थी ना असल में, टैक्सेबल इनकम भी यही है। एड शेयर फ्रॉम ईओपी, बताएं इसका कितना है? 6300।
आप बताएं टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। अब नो नीड नहीं है, नो नीड सिर्फ कब लिखना है, जब ये जीरो हो, जब ये जीरो हो, ये अल्फाज हैं अब मेरे। अब नो नीड तब लिखना है जब ये जीरो हो, वरना तो टैक्स निकालें आप। यार बस कर दें यार खुदा के लिए, बस सोल्यूशन में जाके बता दें इसका चैप्टर 4 वाला टैक्स कितना बन रहा है। चैप्टर 4 वाला टैक्स कितना बन रहा है, ये इन चीजों पे टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, आसान आसान चीजें। 30 और एक्चुअल टैक्स बताएं कैसे निकलेगा। 3050 अगर बनता है तो बता दें 8। चलें, अल्लाह हाफिज। 1:50 से 2:10 इंशाल्लाह।